कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाने के लिए अब चिकित्सकीय संस्थानों के साथ साथ वैज्ञानिक संस्थानों को भी यूपी में तैयार किया गया है। लखनऊ में सीडीआरआई, आईआईटीआर और सीमैप को केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद कोरोना जांच यहां भी शुरू हो गई है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी आईआईटीआर के निदेशक प्रोफेसर आलोक धवन ने न्यूज इंडिया को बताया कि वैज्ञानिक संस्थानों को कोरोना के खिलाफ जंग में कैसे तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना जांच को बढ़ाने की नियत से वैज्ञानिक संस्थानों में भी टेस्टिंग शुरू की गई है। लखनऊ में सीमैप, सीएसआईआर, आईआईटीआर, एनबीआरआई में और सीडीआरआई में भी कोरोना टेस्टिंग की शुरुआत यूपी सरकार ने की है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सीएसआईआर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं और प्रधानमंत्री ही कोरोना की जंग में सबसे मजबूती से खड़े हैं। हमारे साथ सीएसआईआर और आईआईटीआर के डायरेक्टर प्रोफेसर आलोक धवन हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार चिकित्सीय संस्थानों के बाद वैज्ञानिक संस्थान कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद। सर, ये जो शुरुआत हुई है कि कोरोना की जांच आपके यहाँ होगी और आज तक इस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में कभी भी डायग्नोस्टिक की इस तरह की जो है मतलब कभी भी जांच नहीं हुई थी, तो अब तक कितने सैंपल आपके यहाँ जांचे हैं कोरोना के और किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर आपने की है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। इस समय जैसा कि हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये वैश्विक महामारी है और इसमें हर प्रकार के संस्थान को एकजुट होकर ये देखना है कि कैसे हम जो हमारी आम जनता है उस तक पहुंच पाएँ और उनको हम फ़ायदा पहुंचा सकें। तो इस लिहाज से अगर आप समझें तो जो हमारे वैज्ञानिक संस्थान थे, चाहे वो सीएसआईआर के हों, चाहे डीएसटी के हों, चाहे डीबीटी के, सारे संस्थान एकजुट हुए। उन्होंने कहा कि अलग अलग दिशाओं में हम काम करेंगे। जैसा कि आपको विदित होगा कि माननीय हर्षवर्धन जी जो हमारे मंत्री हैं वो समय समय पे हम लोग की बैठक करते हैं। तो हम लोग ने 5 वर्टिकल्स बनाए सीएसआईआर ने, जिसमें पहला वर्टिकल था डिजिटल सर्वेलेंस, दूसरा वर्टिकल था कि जिसमें हम डायग्नोस्टिक्स एरिया में काम करेंगे और उसमें न केवल हम टेस्टिंग करेंगे लेकिन नए डायग्नोस्टिक्स को भी डेवलप करेंगे जो कि सस्ती और आम आदमी तक पहुँचे। तीसरा जो वर्टिकल था उसमें हम बात कर रहे थे कि न्यू ड्रग डेवलपमेंट, कैसे नई प्रकार की दवाइयाँ और वैक्सीनों के ऊपर हम जांच कर पाएँ। चौथा वर्टिकल था हॉस्पिटल असिस्टेड डिवाइसेस को बोलते हैं, जैसे पीपीईज की आपने देखा हो बहुत कमी थी, मास्क की कमी थी, वेंटिलेटर्स की कमी थी, तो हमारी कई लैबें उसमें लगी। और पांचवा वर्टिकल था जिसमें हम ये देख रहे थे कि जो सामान की कमी हो रही है, जिससे हमें कोई वेंटिलेटर बनाना है तो उसमें कौन कौन से कलपुर्जे लगेंगे, कहाँ पर उनकी कमी हो सकती है, तो उसका हम एक पूरा पोर्टल बनाए। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं उसके ऊपर हमने काम किया। तो जहाँ तक शुरुआत की बात थी तो हम लोग जो जहाँ तक मैं आईआईटीआर की बात आपको बताना चाहूँगा, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान एक अपने आप में बहुत ही अनूठा संस्थान है, क्योंकि एक इकलौता टॉक्सिकोलॉजी संस्थान है पूरे लखनऊ, पूरे इंडिया भारतवर्ष में, और विश्व में भी बहुत कम ऐसे संस्थान हैं। तो हालांकि हम लोग मनुष्य में होने वाली या पाई जाने वाली कई बीमारियों में हम लोग ने बाहर जाके काम किया और हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से, जैसे जब खनन होता था तो खनन में किस प्रकार से लंग्स को इफेक्ट होता, तो उसके ऊपर हमारा अनुसंधान बहुत हुआ, हमारे कई रिपोर्टें भी इसके ऊपर हैं। या जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी भी, उसमें हमारे लोग गए, उन्होंने इसके ऊपर काम किया। लेकिन जब डायग्नोस्टिक की बात है, आज तक कभी सीएसआईआर में बहुत हमारे ख्याल में नहीं आता कि सीएसआईआर खुद एक डायग्नोस्टिक लैब की तरह काम किया हो, जहाँ पर हम डायग्नोस्टिक करके और राज्य सरकारों को और मजबूत कर पा रहे हैं, सुदृढ़ कर पा रहे हैं। तो इस लिहाज से जब ये बात उठी और यहाँ पर मुख्य सचिव जी से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना सीएसआईआर लैब्स और जो डीएसटी जैसे बीएसआईपी हमारे लखनऊ में है, वो डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी की लैब है, तो इन सब लैबों का उन्होंने एक बैठक ली और उसमें ये चर्चा हुई कि क्यों ना हम लोग भी इसमें शुरुआत आगे बढ़ के उनको सपोर्ट करें। तो उसके लिए फिर हमें एक BSL-2 फैसिलिटी होती है, तो हम लोग पास थी, लेकिन उसमें कुछ KGMU के माध्यम से हमको बताया गया कि कुछ उसमें चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस करने में जो समय लगा तो हमने उनको चेंजेस किए। इसी प्रकार से CDRI ने भी अपनी फैसिलिटी को अपग्रेड करके चेंज करके ठीक कर पाया। NBRI की फैसिलिटी इस समय बन रही है और हम समझते हैं कि मई के अंत तक वो लोग काम शुरू कर देंगे। और सीमैप में भी कार्य बहुत तेज़ी से प्रगति पे, वो भी जल्दी काम शुरू करेंगे। BSIP ने भी टेस्टिंग शुरू कर दी है। जहाँ तक टेस्टिंग सैंपल्स की बात है तो अभी KGMU क्योंकि नोडल लैब बनाई गई है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए,
तो उन्होंने ऐसा कहा कि जितने भी सेंट्रल लैब्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की लैब्स हैं, उनको शुरुआत में 50 सैंपल प्रतिदिन भेजे जाएंगे। और ये आप समझिए कल से ही शुरू हुआ है हम लोग पास आना सैंपल। कल पहला दौर था। इसी प्रकार CDRI के पास भी सैंपल गया, हमारे पास भी गया। उसमें से कुछ सैंपलों की जांच हो गई है और उन सैंपलों की जांच के बाद उनका रिजल्ट आज अपलोड हो जाएगा। और आज भी हमारे इस समय जांच चल रही है। तो ये एक हम समझते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि एक आह्वान हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हम लोग जितने लोग भी जिस प्रकार से राष्ट्र के प्रति अपना कार्य कर सकें उसको करना चाहिए। और इसलिए हम लोग ने जैसा कि बताया, जैसे प्रिवेंशन के लिए बात होती कैसे इसको रोक सकें, तो उसमें जब शुरुआत हुई थी तभी लोगों का साहब हैंड सैनिटाइजर बहुत ज़रूरत होगी। तो सर ये कोरोना जांच के बारे में आपने बताया कि अभी इतने इतने सैंपल्स की जांच और ये शुरू हो गई है। अभी जैसे बात आ रही है, चूँकि आपका देश में इकलौता साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है IITR, दवाओं की बात हो रही है। इंडोनेशिया सरकार ने भी दावा किया है, आपने सुना होगा, ये बात आ रही है कि हमने दवा का इजाद किया है। और भी तमाम तरह की दवाएं थीं जो कोरोना में कहा ये जा रहा था, जैसे क्लोरोक्विन टैबलेट थी कि कोरोना में फ़ायदा पहुंचा रही, हालांकि मलेरिया की है। बाद में अभी एक और जो है दवा आ रही है, हाँ रेमडेसिविर। तो ये इस तरह की दवाओं पर आपका क्या कहना है बतौर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के हेड होने के नाते? दूसरा, भारत में कोरोना के इलाज से संबंधित क्या संभावनाएं हैं और आपको क्या लग रहा है कि अभी इसका इलाज या इसको तोड़ने के लिए, इसको हराने के लिए कोरोना को अभी लगभग भारत को कितना समय और लग सकता है? तो आपने बहुत एक यक्ष प्रश्न पूछ दिया जिसको मैं कह सकता हूँ। ये कह पाना कि किस तारीख तक हम एक दवा या एक वैक्सीन का इजाद कर पाएंगे बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको ये विदित होगा कि पूरे विश्व में इसके ऊपर कार्य चल रहा है। और हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि हमारा संस्थान यद्यपि इसमें डायरेक्ट काम नहीं कर रहा, लेकिन CSIR इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्से ले रहे हैं। और इसमें आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात करी, इसी प्रकार से और दवाएं कुछ ऐसी थी जिसमें कि जिनको हम रीपर्पजिंग कहते हैं, मतलब दवा किसी और बीमारी के लिए इस्तेमाल में थी और हम देख रहे हैं कि क्या हम उसको कोरोना वायरस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो इस एरिया में हमारी CSIR की कई लैबें कार्यरत हैं और उनमें से कुछ दवाएं एडवांस स्टेजेस पे हैं जहां पर हम कम से कम ये कह रहे हैं कि उनकी जो ट्रायल्स होती हैं उनकी शुरुआत होने वाली है। जहां तक रेमडेसिविर की बात है, ये कभी US FDA ने कुछ ही दिन पूर्व उसको अप्रूव किया है। तो उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, हमारी एक लैब है हैदराबाद में, IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि आपको विदित होगा कि ज़्यादातर दवाओं के जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं API, वो विदेशों से हम इंपोर्ट करते थे। तो CSIR ने कम से कम ये किया कि बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बैठ के ये उनको मतलब कॉन्फिडेंस दिलाया कि हम आपको प्रोसेस देंगे और आप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही शुरू करें। तो इस प्रकार के कई समझौते CSIR और प्राइवेट कंपनी, जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनके बीच में हुआ है, ताकि जब भी दवाएं तैयार हों और अगर उनकी क्लिनिकल ट्रायल, जैसे कि आपको ये भी बताना चाहेंगे, WHO ने एक सॉलिडारिटी ट्रायल बोली है। तो सॉलिडारिटी ट्रायल भी भारतवर्ष में हो रही है और भारतवर्ष उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ICMR के थ्रू। इसी प्रकार से जो वैक्सीन के कुछ कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी CSIR अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो जहाँ तक हमारे संस्थान का सवाल है, तो हम लोग कुछ जो रीपर्पजिंग थी उसके लिए कंप्यूटेशनल मॉडलिंग करी जाती है पहले देखने के लिए, तो उसका कुछ कार्य हमारे यहाँ पर संस्थान में हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जैसे अगर हम PP किट की बात करें, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, जिसको लेकर के यूपी में काफ़ी घमासान भी मचा है। आप रोज़ाना अखबारों में पढ़ते होंगे कि डॉक्टर्स डिमांड कर रहे हैं कि मानकों के मुताबिक PP किट दी जाए और सरकार अपनी तरफ से प्रयास भी कर रही है। लेकिन हालांकि इसमें इस पूरी व्यवस्था में कुछ झोल भी हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स को PP किट मानकों के मुताबिक नहीं मिल पा रही है और सरकार ने खरीद करके भिजवाया भी है, ड्रग कॉर्पोरेशन से भी भिजवाया है, जिलों में CMOs और DM के थ्रू भी खरीदा गया है। लेकिन अगर एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन की बात करें हम तो ये PP किट, जैसे आपके यहाँ भी क्या PP किट का प्रोडक्शन चल रहा है
जैसे कि अभी आपने सैनिटाइज़र की बात की कि हमने सैनिटाइज़र जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा सैनिटाइज़र लॉकडाउन 1 के पहले से ही प्रशासन आपके संपर्क में था और आपने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को इतना सैनिटाइज़र दिया है कि, और वो भी निःशुल्क, तो इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो खैर कम है। लेकिन अगर हम सिर्फ पीपी किट की बात करें, मास्क की बात करें, तो क्या ऐसे ज़रूरी संसाधन जो कोरोना से लड़ने के मजबूत हथियार के तौर पर फिलहाल इस्तेमाल में आ सकते हैं, तो वो क्या आपके यहाँ बन रहे हैं या इस प्रकार का कोई प्लान है कि आने वाले समय में ये भी उत्पादन जो है यहाँ शुरू किया जा सकता है? तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की सवाल है, जो आपने बातें कही, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार उस पर टिप्पणी करने के लिए सक्षम है। जहाँ तक CSIR का सवाल है, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी एक लेबोरेटरी है, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु में, और उन्होंने स्वयं एक PPE किट का निर्माण किया है जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से, मानकों के हिसाब से एकदम ठीक बैठती है। ऑलरेडी हमने उसका लाइसेंस एक कंपनी को दे दिया है और कंपनी को ऑर्डर भी मिल गया है। अभी कल तक को जो हम लोग को इंफॉर्मेशन थी उसमें 5000 किट उन्होंने शुरुआत कर दी, लेकिन शायद इस हफ्ते में वो अपना प्रोडक्शन 30,000 किट प्रतिदिन, ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से किट तैयार हो रही हैं। इसी प्रकार से मास्क N95 भी और दूसरे भी हमारे CSIR के वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, जो कि एक सित्रा करके SITRA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफिकेशन देती है इन चीज़ का, उससे सर्टिफाई करवाए जा चुके हैं और करवाने के बाद उनको प्रोडक्शन में कंपनीज़ को दे दिया गया है। ये कंपनीज़ भारत सरकार को ही सप्लाई कर रही हैं अभी। जैसे HLL एक कंपनी है, वो प्रोडक्शन करेगी। इसी प्रकार से, क्योंकि आपने PPE की बात करी, तो इसी प्रकार से जो वेंटिलेटर्स हैं या और भी हॉस्पिटल असिस्टेड डिवाइसेस, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनका भी कई इस तरह की चीज़ें हमारे अलग अलग संस्थानों ने बनाई हैं, जिनको कि सिट्रस ने अब सर्टिफिकेशन दे दिया और अब वो प्रोडक्शन में चली गई हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। पीपी किट का जो कपड़ा होता है, बेसिकली भारत सरकार ने 2 लैब्स को अधिकृत किया है, कोयम्बटूर की सिट्रा, ग्वालियर की DRD। बवाल तभी शुरू होता है कि जब कंपनियां इन दोनों ही जो है लैब्स में अधिकृत कपड़े का इस्तेमाल ना करके ऐसे कपड़े का इस्तेमाल करने लगी जिससे घटिया पीपी किट तैयार हो रही है। और चूंकि देश एक कोरोना त्रासदी से गुजर रहा है, ऐसे में सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस वक्त कम से कम पैसे को प्राथमिकता ना दें। खैर, इशू हमारा दूसरा हो जाएगा। सैनिटाइजर की बात हो रही थी सर, तो सैनिटाइजर अभी CSIR IITR ने कितना जो है सैनिटाइजर उत्पादन कराया है और कितना जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उत्तर प्रदेश के लिए? ये आपने फिर एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम समझते हैं कि आपके माध्यम से मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा कि जैसा आपने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रथम लॉकडाउन से पहले ही जो माननीय कमिश्नर थे लखनऊ जोन के, उन्होंने हमें अप्रोच किया, उन्होंने, क्योंकि हमारे बगल में ही उनका दफ्तर है, तो उन्होंने कहा साहब हम लोग को एक इशू आ रहा है कि जो राशन की दुकानें वो कैसे खोली जाएं एकदम से, क्योंकि उनको हमें जो गरीब आदमी है राशन उनको फ्री देना है, तो उसके लिए हमको POS मशीन के ऊपर लगाने के लिए सैनिटाइज़र, और उनको जो दुकान खोलेंगे उनके लिए सैनिटाइज़र चाहिए। तो एक दिन के अंदर हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज को लिया और एक दिन के अंदर लगभग 350 लीटर हमने उनको बना के दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके हम बनाते रहे अपने यहाँ पे, लेकिन उसके साथ हम ये कहना चाहेंगे हमारी साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसको कि बाकी जो व्यवसायी थे हमारे या तो उत्तर प्रदेश के या बाहर के, उन्होंने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको सहारा दिया और जिसकी वजह से हम लगभग 2700 से 2800 लीटर सैनिटाइज़र बना पाए, जिसका कि हम लगभग 2500 लीटर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हम सिर्फ सरकार के माध्यम से करते हैं, हम पर्सनल किसी को नहीं देते हैं। जब सरकार हमारे पास किसी को भेजती है, चाहे वो CRPF के लोग रहे हों या जो जितने इनके नगर निगम के लोग थे या पुलिस के लोग थे, इन सब लोगों को हमने काफ़ी मात्रा में दिया। उसके अलावा DM रायबरेली का हमारे पास एक मैसेज आया कि उनके यहाँ पर कुछ जो सैनिटाइज़र उसकी कमी पड़ रही, ख़ासतौर में उनके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो उनके यहाँ भी उन्होंने अपना आदमी भेजा, हमने भिजवाया। इसी प्रकार से जो छोटे जैसे बॉटलिंग, जितने भी एसेंशियल सर्विसेज थी, जो बॉटलिंग प्लांट है यहाँ पर LPG का, उनके यहाँ पर कमी पड़ रही थी, उनको उनके पास सैनिटाइज़र नहीं था, करीब 150 लोग उनके यहाँ काम करते हैं, तो वहाँ भी हमने भिजवाया। तो जहाँ जहाँ या तो जो
हमारी सरकार थी लोकल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके माध्यम से, या कहीं और से अगर हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई तो भी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया कि भाई इन्होंने हमारे पास रिक्वेस्ट भेजी है तो मैं उनको देना चाहता हूँ, तो आपके माध्यम से या डायरेक्ट, तो जहाँ भी हुआ तो हमारे उनके बीच में एक बहुत अच्छा तारतम्य बना, एक अच्छा सामंजस्य बना। और इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बहुत सराहा, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था, हम उनके पास भी गए थे अपने माननीय। ये सर बहुत अच्छी बात कही आपने। तकरीबन 2700 से 2800 लीटर सैनिटाइजर IITR CSIR से यहाँ से जा चुका है और वो भी निशुल्क गया है। अच्छा, अब बात वापस हम कोरोना पर टेस्टिंग को लेकर के आते हैं कि आपके यहाँ टेस्टिंग शुरू हुई है, तो इसमें जो टेस्टिंग हो रही है यूपी सरकार की तरफ से क्या योगदान दिया गया है? हालांकि यूपी सरकार के प्रवक्ता ने ये मीडिया को बताया था कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट और तमाम मानव संसाधन हमने जो वैज्ञानिक संस्थान है लखनऊ के जहाँ पे कोरोना टेस्टिंग होनी है उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो यूपी सरकार की तरफ से आपको क्या सहूलियतें टेस्टिंग के लिए दी गई हैं आपके लैब का इस्तेमाल करने के अतिरिक्त? जी, ये फिर आपने बहुत अच्छी बात करी। हम समझते हैं इसमें सरकार चाहे यूपी की हो चाहे केंद्र सरकार हो, इसमें हम समझते हैं सारी सरकारें सामने आई हैं। जैसा कि आपने स्वयं कहा, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट मतलब जो हॉस्पिटल के थे, मेडिकल कॉलेज के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को हमारे यहाँ नियुक्त किया गया। उसके अलावा उनके यहाँ से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है सरकार की तरफ से कि आपको टेक्निकल स्टाफ चाहिए हो या और भी किसी तरीके का स्टाफ चाहिए हो तो हम उनको एक लिख के चिट्ठी भेज सकते हैं, तो वो हमको मुहैया कराएंगे। उसके अलावा कुछ धनराशि भी उन्होंने आवंटित करी है अभी, जो मतलब प्लान के हिसाब से कि जितनी भी लैबें टेस्टिंग में इन्वॉल्व हैं उनको कम से कम जो कंज्यूमेबल धनराशि होगी, क्योंकि एक ये मुद्दा आया था कि जो टेस्टिंग की किट्स हैं वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं, तो जहाँ तक हम लोग होगा हम खुद बेयर करेंगे, हम उसको गवर्नमेंट को चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस पर भी जो माननीय मुख्य सचिव जी थे उन्होंने कहा कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, साथ में माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने भी इस चीज़ के ऊपर कहा कि जहाँ भी अगर केंद्र सरकार की लैबें जो हमारे साथ जुड़ी हैं उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी पैसे की भी, तो डिज़ास्टर रिलीफ फंड के थ्रू हम उनको मुहैया कराएंगे। तो हम समझते हैं कि हमें पूरा अश्योरेंस है स्टेट गवर्नमेंट से कि हमें कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी। और इधर बीच में जैसे हमें कुछ किट की ज़रूरत पड़ी तो हमने तुरंत प्रमुख सचिव शिक्षा को, ये चिकित्सा शिक्षा को लिखा, उन्होंने तुरंत हमको जवाब दिया और किट का अरेंजमेंट करा के दिया। तो हम समझते हैं कि वो हमारे साथ हैं और हम ये नहीं समझते हैं कि इसमें कहीं कोई डिवीज़न है कि ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो हम समझते हैं पूरा तारतम्य इसमें बना हुआ है। आखिरी सवाल फिर हमारा कोरोना से है सर। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार और पूरा देश सोशल डिस्टेंसिंग को प्रेफरेंस दे रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग पे रहिए। लॉकडाउन 3 भी शुरू हो चुका है, हालांकि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी आने के बाद तमाम सहूलियतें दी गई हैं जिससे लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। कोरोना वायरस का ट्रेंड भी धीरे धीरे बदल रहा है। वुहान की एक रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च में ये था कि इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर के था कि जो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव के बाद फिर निगेटिव, निगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव भी हो रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं कोरोना वायरस शरीर का प्रतिरोधक तंत्र भी खराब कर रहा है। नोएडा में भी 2 मरीज ऐसे सामने आए जो पहले पॉजिटिव थे फिर निगेटिव हुए, निगेटिव से फिर पॉजिटिव हुए। साउथ कोरिया में तकरीबन 71 ऐसे मरीज थे कोरोना के जो संक्रमित हुए, संक्रमण से मुक्त हुए और फिर संक्रमण का शिकार हुए। तो आपको ये नहीं लगता है कि ये जो कोरोना वायरस है ये लगातार अपनी चाल बदल रहा है, अपना ट्रेंड बदल रहा है और सिर्फ देश के वैज्ञानिक या चिकित्सीय संवर्ग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बना है और यही चुनौती इसके इलाज में सबसे बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसमें जो आपने सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही, जैसे हम लोग उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, कई लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग मतलब अलग अलग सोसाइटीज़ को अलग अलग कर रहे हैं। ये तो एक छोटी सी बात थी और इसमें हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कल ही एक गाइडलाइन जारी करी है, जो कि हमारा CSR के लैब है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने बनाई कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होंगे उस समय जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा उसमें किस प्रकार से लोग आए जाएंगे, कैसे लोग चलेंगे, तो उसके वो पूरी एक गाइडलाइन बनाई है। तो माननीय मंत्री ने कल ही उसको रिलीज़ किया और अब शायद गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करेगी। जहाँ तक आपने कहा कि कोरोना अलग अलग तरीके से फैल रहा है, अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, उसका कुछ मतलब एक तरीका नहीं है अलग, जैसे एक बार संक्रमित हुआ दोबारा संक्रमित हो रहा है आदमी। तो इसमें जो ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें ये चीज़, जिनका कि इम्यून सिस्टम पहले से थोड़ा जर्जर होता है या जिसको हम इंग्लिश में कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं, मतलब
जैसे आपको कोई और बीमारी साथ में, या मधुमेह हो, या हार्ट की कोई तकलीफ हो, या हाई ब्लड प्रेशर हो, या और कोई भी ऐसी साथ में बीमारी हो, उसके साथ अगर आपको कोरोना होता है तो आपका शरीर क्योंकि अपने आप में उतना मजबूत नहीं है, तो इसलिए उसके ऊपर उसकी जो हम समझते हैं जो विरुलेंस होती है, जो जिस प्रकार से वो हमला करता है वो बहुत ही घातक होता है। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने पाया कि जो लोग यंग थे और अर्ली लेवल पे डिटेक्ट हो गया, या जो एल्डरली भी थे, आपने बहुत अच्छी आपको सर बीच में रोकूंगा। अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे। लॉकडाउन 3 खत्म हो जाएगा 17 मई को। इसके बाद आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए, क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम ज़रूरी एहतियाती कदम उठाने चाहिए जिससे कोरोना का जो प्रसार है वो सीमित रहे और लोग बिल्कुल फ्री ना हो जाएं कि अब जो है चूंकि लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन 1, 2, 3 की वजह से कोरोना अब देश से जा चुका है। एक माइंड में थिंकिंग रहती है कॉमन मैन की, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से कोरोना को लेकर के उसके अंदर कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है। तो बहुत संक्षेप में ये बताइए सर, क्या संदेश देना चाहेंगे कि लॉकडाउन 3 के बाद लोगों को कोरोना के मद्देनजर क्या क्या कदम उठाने चाहिए? फिर आपने बहुत अच्छी बात बोली। हम समझते हैं ये जितना भी कोरोना का लॉकडाउन है, आपने पहली बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जनता कर्फ्यू है, तो बेसिकली हमको ये देखना है कि किस प्रकार से हम अपना दायित्व निभाते हैं। तो आप अपने दायित्व का निर्वहन करें हमेशा, जब भी आप बाहर जाएं। फिलहाल जब तक इसकी कोई इलाज नहीं मिल जाता है, इसके वैज्ञानिक रूप से तथ्य नहीं मिल जाती किस प्रकार से इसका फैलाव हो रहा है, हम समझते हैं जितना हम डिस्टेंस रखें, जितनी भी सर्फिसेज उनको साफ रखें। साफ़ सफाई का बहुत महत्व है इसमें। ये तो हर जगह उन्होंने देखा कि जहाँ भी साफ़ सफाई ठीक से रखी गई तो उसका जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो भी कम हो गई और लोगों में एक से दूसरे में फैलने की प्रवृत्ति कम हुई। और भारतवर्ष हमारे हम समझ से पहला ऐसा देश है जहाँ पर मास्क हम लोग ने सब लोग लगाना शुरू किया, कपड़े के मास्क लगाना शुरू किया ताकि एक से दूसरे ना फैले। तो हम समझते हैं ये एक नया नॉर्मल, न्यू नॉर्मल कह रहे हैं लोग, कि जब ये खुलेगा भी तब भी हमको ये मेंटेन करना चाहिए। अगर हम ये भूल जाते हैं तो हम अपने को जो है हानि पहुंचाएंगे। सरकार तो एक आपके लिए दायरा बना देगी, एक पॉलिसी बना देगी, लेकिन फॉलो तो आप ही को करना है। बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ CSIR IITR के प्रोफेसर आलोक धवन जी थे और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और IITR इकलौता संस्थान है जो वैज्ञानिक संस्थान लखनऊ में तकरीबन 3000 लीटर सैनिटाइज़र दे चुका है यूपी सरकार को। साथ ही साथ CDRI, CMAP, CSIR, IITR, NBRI, ये चारों वैज्ञानिक संस्थान मिल करके सरकार को कोरोना जांच में भी मदद कर रहे हैं, टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की मुहिम को लखनऊ के वैज्ञानिक संस्थान भी निभा रहे हैं और कोरोना के खिलाफ जंग में बेहद मजबूती से खड़े हैं। कैमरामैन PC चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।